अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर शो में हुलीना शिगरी। नाज़रीन, 11 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल पंजाब का जो सूबा है वो तकरीबन कोई 2.5 माह से एक सियासी और आइनी बहरान का शिकार है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी फुल बेंच ने हमज़ा शहबाज शरीफ साहब के बतौर वज़ीर आला पंजाब के ओहदे के लिए इलेक्शन के हवाले से दोबारा गिनती करवाने का हुक्म दिया था और फिर हिदायत दी थी कि दोबारा गिनती में जो मुनहरिफ अरकान हैं उनको शुमार ना किया जाए, उनके वोट्स को शुमार ना किया जाए। और फिर अदालत ने हिदायत मज़ीद गवर्नर पंजाब के लिहाज से भी दी कि जी वो वोटों की गिनती के लिए आज यानी कि 1 जुलाई को 4 बजे से पहले पंजाब असम्बली का इजलास बुलाएं और उस इजलास में उस इजलास में वो रिकाउंटिंग का सिलसिला होगा और फिर हफ्ते के रोज़ सुबह 11 बजे से पहले तक एक ये चीज़ सामने आनी थी कि जो ओथ है वो एडमिनिस्टर हो जाए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से फिर जाया गया सुप्रीम कोर्ट और तहरीक इंसाफ ने जब इस फैसले के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट को रुजू किया तो उनकी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की गई और चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने वो समाअत की। और इनिशियली यही कहा जा रहा था अदालत की जानिब से कि हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये कि 2 दिन में दोबारा इंतखाब किया जाए और दूसरा ये कि 17 जुलाई तक हमज़ा शहबाज शरीफ जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब रहेंगे। इस पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, चूँकि परवेज़ इलाही साहब जिन्होंने वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन करा इस समाअत का वो हिस्सा बने, उन्होंने कहा कि जी उनको कबूल है हमज़ा शहबाज शरीफ बतौर, उनको एतराज़ नहीं है कि हमज़ा शहबाज शरीफ 17 जुलाई तक कंटिन्यू करें। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इनिशियल उनका जो रिस्पॉन्स आया था वो ये था और उनके वकील बाबर रवान साहब की जानिब से कहा गया कि नहीं जी कबूल नहीं है हमज़ा शहबाज शरीफ के वो 17 जुलाई तक कंटिन्यू करें और उनको फ़ौरन हटाया जाए। जिस पर बाबर रवान साहब ने ये भी कहा कि जी आर्टिकल वो चाहते हैं और गुजारिश करते हैं कि आर्टिकल 187 के मुताबिक फ़ैसला हो। इसके बाद सूरत हाल कुछ ऐसी नज़र आई कि मशावरत की गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है और कुछ हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने कहा कि जी गाड़ियों में बैठ के जो है वो मशावरत हुई अपनी सीनियर लीडरशिप से, अपने चेयरमैन जमात के चेयरमैन से, लाहौर, इस्लामाबाद और तमाम पार्लिमानी लीडर्स को ऑन बोर्ड लिया गया। और जो एक इनिशियल स्टांस था कि हमज़ा शहबाज शरीफ कबूल नहीं है 17 जुलाई तक कि वो कंटिन्यू करें बतौर वज़ीर आला पंजाब, उससे थोड़ा ज़रा देखा गया कि एक फ्लेक्सिबिलिटी का मुज़ाहरा उस नुक्ते पे किया गया। और फिर अच्छी खबर सामने जो ये नज़र आई कि जी दोनों फरीकैन ने जब अदालत ने फ़ैसला दिया कि वज़ीर आला का इंतखाब ज़िमनी इलेक्शन के बाद होगा, यानी कि 22 जुलाई तकरीबन 5 दिन के बाद 17 जुलाई के 22 जुलाई को ये इंतखाब होगा, तो इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ये फ़ैसला कबूल हुआ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने भी नेचुरली इसको कबूल किया और जो हमज़ा शहबाज शरीफ की साइड थी उन्होंने भी बतौर हमज़ा शहबाज शरीफ खुद उन्होंने भी इस फैसले को कबूल किया। सो ये जो सिनेरियो नज़र आ रहा है अब हमें आगे कि क्या इससे जो एक सियासी बहरान और एक आइनी बहरान की जो एक कैफियत बरपा है, क्या इससे कुछ मामलात कूल ऑफ होते हुए नज़र आ रहे हैं, इस हवाले से हम ज़रूर बात करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर माहिर कानून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीगल टीम फैसल चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और हमें साथ साथ ज्वाइन करेंगे बैरिस्टर अहमद पंसोटा साहब, माहिर कानून है। फैसल साहब वो भी ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम पंसोटा साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। फैसल साहब, कमाल कर दिया वैसे आप लोगों ने, सुना है कि गाड़ी में मशावरत हुई और फिर उसके बाद सबसे पहले तो मुझे बताएं कि ये दरख्वास्त जो आप लेकर गए थे इसमें मौक़िफ़ क्या अपनाया गया था? इसमें देखिए 2 प्रेयर्स थी हमारी। आज जो कल जो हाई कोर्ट ने धक्का दिया था हाथ पैर बांध के पीटीआई और एलाइज के कि जी आप जाके शाम को ये करें वो करें, तो हम उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लेके गए। हमने उनसे इस्तदा की, 2 इस्तदा थी उसमें। हमने कहा सर कि आप हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दें ताकि हमारा ये हक है बतौर पार्टी जो है, आइनी हक है कि हमें ट्रांसपेरेंट जस्ट ऑनेस्ट इलेक्शन दिया जाए और उस इलेक्शन के लिए रीज़नेबल जो प्रिंसिपल ऑफ रीज़नेबिलिटी है वो अप्लाई किया जाए। क्योंकि ये अगर तो होता ना एक कंटिन्यूशन में उसी दिन इजलास होता फिर तो एक सूरत हाल अलहदा है। इस वक्त को बहुत सारे मेंबरान हज पे हैं और बहुत सारे मुल्क से बाहर हैं, कुछ पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में, पाकिस्तान बड़ा एक इलाका है, यहाँ से इकट्ठे होते हुए टाइम लगता है। तो आप हमें जो भी आपने इलेक्शन करवाना है वो उसका तो मकसद ये होना चाहिए ना जी कि जो एक प्रिवेलिंग कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इम्पास है
यानी एक आइनी बहरान जो कानूनी बहरान है और सियासी बहरान जो है वो सेटल हो जाए। तो जिस किस्म का इलेक्शन लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था उससे तो वो इजाफा हो जाता। यानी आज पीटीआई की और एलाइस की बहुत बड़ी कामयाबी ये है कि जो आज शाम 4 बजे इलेक्शन टेक होना था और कल सुबह 11:30 बजे होना था, नवाज लीग के जो इलेक्टेड सीएम थे उनका नोटिफिकेशन जो दूसरी प्रेयर थी कि उनको एज ए नोटिफिकेशन में, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में ही कैन नॉट बी चीफ मिनिस्टर, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनका नोटिफिकेशन भी जो है वो सेटिस्फाइड कर दिया जाएगा। लेकिन एज ए क्योंकि सब पार्टीज़ के साथ उन्होंने एक अरेंजमेंट रखा कि स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पे उनको कुछ वो ऐसा काम कर देंगे विद कंडीशंस लगा के, और फिर 22 तारीख तक ये स्ट्रेच करके जो है डेट ले जिस भी परवेज़ राही साहब ने सजेस्ट की 22 तारीख तक, उस वक्त जो है वो इलेक्शंस भी हो चुके होंगे। इलेक्शंस के बाद हाउस कंप्लीट हो जाएगा। हमजा शहबाज साहब कंटिन्यूज एज क्या उनको अब पता नहीं उनको वो क्या अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा, बिकॉज अभी तक तो वो सीएम इलेक्ट नहीं है, अभी तक वो एज ए स्टॉप गैप होंगे। अब स्टॉप गैप का क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ में कोई ऐसा नहीं होता तो डे टू डे अफेयर्स की कर सकेंगे। उसके बाद तमाम अथॉरिटीज़ को पाबंद कर दिया गया है कि आप कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन का वो आप उसको स्ट्रिक्टली जो है इम्प्लीमेंट कराएंगे। दूसरी जो अथॉरिटीज़ हैं जैसे चीफ सेक्रेटरी है या आईजी पंजाब है उनको ये डायरेक्शन दे दी गई कि आपने कोई इलीगल काम नहीं हुक्म नहीं मानना, और इससे एक सुप्रीम कोर्ट में हमेशा एक डोर ओपन रहेगी। आज फिर उसके बाद फवाद साहब ने जब आखिर में ये बात की उन्होंने कहा कि आप अगर पावर डिफाइंस कर देंगे कि क्या कर सकते हैं उससे फिर सर्टेनिटी आ जाएगी, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पे एक अरेंजमेंट करेंगे। तो आज सुप्रीम कोर्ट का रोल जो है पंजाब, क्योंकि 60% ऑफ पाकिस्तान उसको एक बहरान से निकालने में एक बहुत ही शानदार होता है। बट ऐसा तासुर क्यों जा रहा है फैसल साहब माजरत के साथ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद स्टेप बैक किए है अपने बुनियादी एक नुक्ते से, क्योंकि आपने तो मानना ही नहीं था हमजा शहबाज को अगले 17 जुलाई तक जब ज़िंदगी इंतखाबात होते थे। मैं सवाल पे आऊँगी, मुझे पंसोटा साहब आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को, क्योंकि बड़े इनिशियली कल भी एक रिएक्शन बड़ा आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद रहनुमाओं की जानिब से, लाहौर हाई कोर्ट का जैसी फैसला आया कुछ सेलिब्रेट कर रहे थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा रियलाइजेशन हुई कि नहीं जी ये तो फैसला कुछ मामलात ज़रा गड़बड़ नज़र आ रही है तहरीक इंसाफ के लिए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया गया। अभी रिएक्शन जो है वो बड़ा सेलिब्रेटरी एक मोड में नज़र आ रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह भी रही है कि जी जमहूरियत और इंसाफ की ये जीत है। हाउ आर यू लुकिंग एट दिस डिसीजन? देखिए, इस डिसीजन को देखने का जो एक जाविया है वो है आईनी जाविया, और वही जाविया होना है। पाकिस्तान में ये कोई सिविल केस तो है नहीं, ना क्रिमिनल केस है जिसमें एक पार्टी जीतेगी और दूसरी पार्टी नहीं जीतेगी। जो आज जीत हुई है और होनी भी चाहिए वो आइन की है और पाकिस्तान की अच्छी सियासत की जीत है। अब वो कैसे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक इलेक्शन चैलेंज किया था, उस इलेक्शन में उन्होंने हमजा शहबाज शरीफ साहब का जो इलेक्शन है चीफ मिनिस्टर पंजाब है उसको चैलेंज किया था। हाई कोर्ट ने उसमें इस हद तक रिलीफ दी थी कि उनको रिमूव कर दिया था फ्रॉम दैट पोजीशन, और उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा था हम आपका नोटिफिकेशन सस्पेंड नहीं करते लेकिन आप कल जाकर इलेक्शन दोबारा करें। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए। अब कल से जो बात है वो आगे 22 पर चलेगी, तो वो भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विक्ट्री है। पीछे जहां तक नोटिफिकेशन मुअत्तल होने की बात है वो भी जिस तरह फैसल साहब फरमा रहे हैं बिल्कुल ऐसी बात है। सो ले दे के हमजा शहबाज साहब का रोल एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट का रोल है, जिसकी अगर हम आइन से कोई एनालॉजी ड्रॉ करें तो वो एक इंटरिम सेटअप की है। और एक इंटरिम सेटअप में हम तमाम लोग इस चीज से वाकिफ हैं कि एक चीफ मिनिस्टर पंजाब के पास किसी किस्म का कोई पावर नहीं होती एक्सेप्ट डे टू डे अफेयर्स, जो उसको मामला चलाने हैं, कोई डाक साइन करनी है, कोई बिल्स निकालने हैं, कुछ टाइप की बात है। सो अगर तो इस किस्म के सीएम है तो ये तो मेरा ख्याल है हमजा शाह को खुद ही एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, बिकॉज ही वाज झूठा सच्चा जैसे भी ही वाज द इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर पंजाब फ्रॉम पीएमएलएन साइड। सो इन सारी चीजों के अंदर अगर आप इस तनाजुर में देखें तो मैं समझता हूं कि ये एक विक्ट्री है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जिनको लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट करना है, और आर्टिकल 63A जिसको हम सब भूल रहे हैं, उसकी एक तशरीह किसी फॉर्म में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से आ गई है। तो अब जो मुनर्रफ अरकान है जो दोबारा कभी मूड बनाएंगे, इस तरह आप पीएमएलएन की तकरीर अगर सुने तो उसमें यही था कि इनके लोग हमें छोड़ना चाह रहे हैं, हमारे साथ आना चाह रहे हैं, तो वो बातें जो है दैट हैज बीन पुट ऑन होल्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो मैं समझता हूँ ओवरऑल पीटीआई ने बहुत गेन कर लिया इस फैसले से, और 22 तक देखिए नहीं किसी ने कल नहीं देखा आइन के मामले में, तो 22 तो बहुत लंबा टाइम है। और मैं तो शायद बड़ी देर से कह रहा हूँ कि मुझे तो ये बाय इलेक्शन भी होते हुए नजर नहीं आ रहे, उनसे पहले मुझे लगता है नहीं फैसल चोई साहब दोबारा अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान आ जाएंगे।
राइट फैसल साहब, लेकिन सियासी जो लीडरशिप्स है उनमें क्या इतनी अहलियत नहीं है कि वो अपने मामले और मामलात को खुद सॉल्व करें? मतलब बार बार अदालत की तरफ जाना पड़ रहा है, अदालत को हिदायत करनी पड़ी है कि जी 4 बजे से पहले आप असेंबली का इजलास बुलाएं, आप 11 बजे से पहले ओथ एडमिनिस्टर करवाएं। मतलब क्यों इस तरफ मामलात जा रहे हैं? और सियासी मेच्योरिटी की जो बात की जा रही है, और आप भी आज बात कर रहे थे, वो क्यों नहीं उसका मुजाहिरा किया जा रहा? देखिए अलीना, देखिए पोलराइजेशन बहुत है सोसाइटी में। ये कम तो नहीं हुई आज के फैसले के बाद? नहीं, आज के फैसले से ये कम होगी। उसकी वजह है सब ने इस पे पार्टिसिपेट किया। और आपने वो पहले ही सवाल किया, अगर कोई हार्ड स्टांस लेते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो उसके चाहे सुप्रीम कोर्ट के कहने पे ही उन्होंने वो मान लिया। ये बड़े मनाने में आपका एक बहुत बड़ा रोल है। इमरान खान साहब को आपने क्या कहा है साहब? नहीं देखिए, हम तो क्योंकि लीगल एडवाइस हैं तो हम तो उनके इंस्ट्रक्शंस के बाउंड हैं। हमने वहाँ पे जब ये बात आई तो नेचुरल ये था। उसकी वजह देखिए, थोड़ा ये एक मामला आज जो था बड़ा जल्दी में हुआ। अहमद साहब समझते हैं कि नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट में हम केस फाइल करते हैं, इट टेक्स टाइम टू बी टेकन अप, बिकॉज नेशनल इंपॉर्टेंस का मैटर था। तो आज सुबह सुबह जो है हमने इसको तैयार करके गए, वहाँ पर रिक्वेस्ट की और चीफ साहब ने और बाकी जजेस ने इसकी समझते हुए अहमियत इसको टेकअप किया। और एक बहुत ही पॉजिटिव रोल, जैसे अहमद ने कहा है, कि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिवेल किया गया। इससे देखिए वहाँ पे ये हुआ कि थोड़ी सी वो हम वहाँ पे 2 गए थे ना लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए। हमने रीजनेबिलिटी के टाइम मांगा। उसमें ये था कि फिर जब आप वो लाहौर में थे, हम इस्लामाबाद में थे, हम कोर्ट के अंदर थे, तो कुछ जो इंस्ट्रक्शंस हैं हमें वो एक क्लैरिटी के साथ नहीं आ रही। फिर हमने ये किया कि वी सैट अपनी गाड़ी में, वहाँ पे फिर सबके साथ मुशावरत हुई। बाबर साहब भी थे, मैं भी था, फवाद साहब थे, असद साहब थे, दुरान साहब थे। हम लोगों ने बैठ के देन फर्दन सबके साथ बात की। फिर चेयरमैन पीटीआई के साथ बात की, उनको बताया, फिर उनकी राय ली। तो फिर एक कंसेंसस डेवलप करना पड़ता है। कंसेंसस डेवलप होने के बाद अब देखिए कि कितना अच्छा रेजोल्यूशन निकला है। अब देखिए आज जितना भी मामला हुआ है उसमें मैं समझता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है ना अप्रिशिएट करना चाहिए ना। वो उन्होंने एक अपनी हार्ड स्टांस से पीछे आए सारे, ये अच्छी बात है। पोलराइजेशन कम होगी तो सोसाइटी के लिए अच्छा बात है अगर दोनों पार्टीज मुतमईन नजर आ रही है। नहीं देखिए, उनके पास तो सुप्रीम कोर्ट की आज उन्होंने बात मानी है, ये एक अच्छा बात है। और ये अभी मैं सुन रहा था, कुछ लोग ये कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट ने पहली दफ़ा ये अरेंजमेंट नहीं किया। अहमद बिल सेकेंड में जब 88 में प्रेसिडेंट साहब की वो जो नज़ार साहब का प्लेन क्रैश हो गया था, उसमें भी एक सूरत हाल आई थी। उसमें भी फिर सैफुल्ला केस में इंटरफेरेंस हुई थी। इसी तरह जुनेजो साहब के केस में भी जो है इंटरफेरेंस एक अरेंजमेंट की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बंद गली से दरवाजे निकालने होते हैं, और ये ही सिस्टम है, इसीलिए इदारे होते हैं। जो ये मामलात हैं इनको कॉम्प्रिहेंसिवली अच्छे तरीके से डील किया गया है। मैं आज समझता हूँ कि देखिए पॉलिटिकल हालात तो पॉलिटिकली जानेंगे ना, लेकिन उसमें अब एक अगर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होती है, अच्छी इलेक्शन होती है, जो ज़िमनी इंतखाबात में जो पार्टी जीतेगी वो बनाएगी अपनी, तो वो एक सर्टेनिटी के साथ आएगा। राइट, बट विद दिस डिसीजंस फैसल साहब, क्या आप समझते हैं कि एक फ्री एंड फेयर अब इलेक्शंस होने जा रहे हैं? बिकॉज बहुत इल्जामात ऑलरेडी आपकी जमात के चेयरमैन जो हैं वो लगा चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब, मेरी क्लाइंट जमात। राइट, आपकी जमात के चेयरमैन जमात भी है। अच्छा, और उन्होंने कहा है कि जी रिगिंग होगी, तमाम हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को यूज किया जाएगा, पुलिस को इस्तेमाल किया जाएगा, वही हरबे इस्तेमाल किए जाएंगे जिससे इलेक्शंस को मैनिपुलेट किया जाए। सो इलेक्शन के रिजल्ट्स पे अब तो कोई एतराजात, या अभी भी वो एतराजात बरकरार है? नहीं देखिए, मेरी बात सुन, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक एंडेवर लिया है, उन्होंने इंश्योर कराया है तमाम अथॉरिटीज को, जब सुप्रीम कोर्ट की कमांड आती है तो ये कुछ छोटी बात थोड़ी होती है। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की तरफ से कमांड आती है, उन्होंने कहा अदालतें खुली हैं, चीफ साहब बेंच हेड कर रहे हैं। अगर कोई मामला देखिए, पॉलिटिकल मामलात में जो मिसट्रस्ट है ना, मिसट्रस्ट को कम करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है। जो सियासतदान है वो आपस में बात नहीं करते, जो दूसरे लोग हैं फिर उनको इस्तेमाल करते हैं, किसी कभी एक पार्टी को, कभी दूसरी पार्टी को, कभी तीसरी पार्टी को। इशू तो ये है ना कि बात बैठ के किसी पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट मुज़ाकरात, टॉक्स, उसके वे आउट। आप उसमें ये नहीं कर सकते कि मुझे किसी वहाँ पे तो आप देखिए जरदारी साहब की पार्टी और नवाज शरीफ साहब, जब हम और आप बड़े हो रहे थे तो ये क्या क्या नहीं कहते थे एक दूसरे को, ठीक है, बैठे हैं ना बात करके। तो ये जब और पीटीआई की अगर कोई इतराज होंगे और वैलिड होंगे तो हम अदालतों में जाएंगे, फोरम है, हम आईनी देखिए पॉलिटिकल पार्टीज भी तो आर्टिकल 72 के तहत उनके राइट्स हैं, अगर वो कोई वायलेट करेगा तो हम जाएंगे अदालत के पास। होपफुली नहीं होने चाहिए। वैसे आज हमजा शहबाज शरीफ से जब पूछा
चीफ जस्टिस साहब ने कि डू यू इंटेंड टू रिग द इलेक्शंस, या अपने इलेक्शन में कोई धांधली या कोई इस किस्म का काम करना है, तो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया उसका। वो बाद में जस्टिस एजाजुल हसन साहब की मुदाखलत हुई, उन्होंने कहा आपने इस सवाल का जवाब ही नहीं दिया, तो आप क्या मतलब क्या कहते? फिर आगे से क्या कहते? उसका तो कहना चाहिए कि जी मेरी बिल्कुल ऐसी इंटेंशन नहीं है, मैं ये करूंगा। फिर उनको बादल नखास्ता ये कहना पड़ा। तो ये सारा फैसला जो आज नून लीग ने बादल नखास्ता जो है वो किया है। फैसल साहब, आपने आज रिपोर्टर से बात करते हुए आपने ये भी कहा कि जी अगर 4 बजे का अगर वो अमल जारी होता आज के दिन में तो हम फारिग थे, तो अब यानी कि 22 जुलाई में आप एक नतीजा देख रहे हैं। पंसोटा साहब, कहाँ तो 7 दिन की बात की जा रही थी और कहाँ अब तकरीबन कोई 20-21 दिन जो है वो दे दिए गए हैं। इवन हमजा साहब के वकील ने गुज़श्ता रोज़ एक प्रोग्राम में कहा कि बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने उन्होंने कहा ये बात कि जी उनसे लाहौर हाई कोर्ट ने पूछा समाअत के दौरान कि जी आपको मजीद वक्त चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं हमें मजीद वक्त नहीं चाहिए। सो ये डेज क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर लेगा? डेज देखेंगे, सियासत में तो 1 घंटे का बड़ा फर्क पड़ जाता है। ये तो इकट्ठे ठीक ठाक दिन मिल गए। सियासत हर रोज बदलती है, हर रोज सियासत में डेवलपमेंट होती है। जहां तक सुप्रीम कोर्ट के रोल की बात हो रही है ना जी, हम बड़े दिनों से कह रहे हैं, मेरी और फैसल साहब की बड़ी स्टेटेड पोजीशन है कि पार्लियामेंट में मामला हल होने चाहिए। बट यहाँ पर पंजाब की धरती के मामले, जहां पर मामलात अपने बड़ों से, अपने पंचायती मामलात, सुप्रीम कोर्ट इज द अल्टीमेट आर्बिटर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो जब कोई 2 पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज में कोई कंस्ट्रेंट आती है तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको बड़ा खूबी से, मैं समझता हूँ, रिजॉल्व किया। और चीफ जस्टिस बंदयाल साहब की तारीफ बनती है, वो इस चीज के मास्टर हैं कि 2 पॉलिटिकल पार्टीज को, कोई पार्टीज को भी आपस में एक कॉमन ग्राउंड पर इकट्ठा करना। और तीसरी बात, आइन की मंशा है क्या? आइन की मंशा ये है कि रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनके थ्रू आप एक्ट करते हैं। अवाम ताकत का सरचश्मा है और उसके थ्रू वो एक्ट करते हैं। तो अवाम की ताकत, वोट की ताकत जो है, उसी को तो चैलेंज किया गया था और उसी की तो ट्रू स्पिरिट को इंप्लीमेंट किया गया था, जिसको आज बहुत जबरदस्त तरीके से किया गया। मैं समझता हूं कि इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, क्योंकि पीटीआई फॉर श्योर पब्लिक में ये जाके कहेगी कि हमारी बहुत बड़ी जीत है। जब एक इस किस्म का फैसला आता है तो एक ऑटोमेटिकली तासुर भी बनता है। कल जलसा भी है उनका। जी मैं बताता हूँ ना जी, एक ऑटोमेटिकली तासुर पब्लिक में ये आता होता है कि शायद पाकिस्तान के इदारे इनके साथ है। और मैं इदारों से मतलब कह रहा हूँ इदारे। तो जब ऐसा तासुर आता है तो ऑटोमेटिकली इलेक्शंस में भी फर्क आता है। जब इलेक्शंस में फर्क आएगा, जब ज्यादा सीटें आएंगी तो ज्यादा मैंडेट आएगा। जब ज्यादा मैंडेट आएगा तो इवेंचुअली आप ऐसे बेहतर समझते हैं कि 13 सीटों पे दे आर इन अ पोजीशन टू चैलेंज दैट इलेक्शंस। तो अब बहुत कुछ हो सकता है। देयर आर अ लॉट ऑफ स्लिप्स बिटवीन द लिप्स एंड द कप्स, जो एक मिसाल है। ठीक है, तमाम इदारों को खबर हो जाएगी कि हमने कानून के ताबे रहना है। ये किसके लिए पैगाम था? देखिए, ये मेरी इससे जो मुराद ये थी कि वो लोग जो इस वक्त जो इंतज़ामी मशीनरी है सूबे में, जो कि आउट ऑफ द वे जा रहे, हैरेस कर रहे थे, तो काफ़ी सारी पाबंदियां लगा दी हैं सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने इस इलेक्शन को फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इंश्योर कराना है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हमारी मौजूदगी में ये इंश्योर होगा। आप ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को उन्होंने कहा कि ये जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं हम इनको एड्रेस करेंगे और प्रॉपरली एड्रेस करेंगे। इसलिए आप सारे जो हैं, हम सब ने जो आज वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अपना एतमाद का इज़हार किया। चेयरमैन इमरान खान साहब की तरफ से भी जो ये स्टेटमेंट जब बाबर साहब ने रिकॉर्ड करवाई तो उन्होंने कहा कि हमें आपका बहुत एहतराम है और यही एक अच्छी बात होनी चाहिए। इदारों का, ख़ासकर अदलिया का एक रोल है, उसको एहतराम देना चाहिए और उस एहतराम से अच्छी चीज़ें निकलती हैं। हमें पाकिस्तान के लिए भी एक बात सोचनी है सबको। कुछ बातें ज़ाहिर है एक लिमिट आती है ना, कि उससे बात फिर पाकिस्तान की जब बात आती है तो ज़ाहिर कोई पार्टी, कोई घर, ये सारी बेमानी हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। और ये जो इदारों का एहतराम है ना, ये फिर ये कंटिन्यू करना चाहिए। मतलब ये कोई फैसला अगर खिलाफ आए तो फिर ये नहीं कहना चाहिए कि जी 12 साढ़े 12 बजे अदालतें लगी जा रही हैं। ये भी ये गलत इंप्रेशन। मेरी अर्ज सुनिए, देखिए, इदारे होते हैं अवाम की के मामलात और पॉलिटिकल पार्टीज अवाम की आवाज़ होती है। अगर कोई तनकीद कर भी लेता है, मैंने हमेशा ये कहा, मैंने तो कोर्ट में जजेस को भी कहा कि आप बहुत बड़े हैं, कोई करता है तनकीद करने दें, कोई इससे अदारा छोटा नहीं होता। इदारे अच्छे फैसले देंगे, सारे लोग उनकी अप्रिशिएशन करेंगे। अगर कोई मामला होता है तो यहाँ देखिए ना, आप ज़ाहिर ज़ाती अटैक नहीं कीजिए किसी के ऊपर। जजमेंट तो क्रिटिसाइज की जा सकती है, वो होनी भी चाहिए। राइट। और मुझे सिर्फ ब्रीफली बता दें, मुझे ब्रेक पे जाना है, कंक्लूड करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ज़िमनी इंतखाबात के बाद और नतीजे को देखते हुए कौमी असम्बली वाला फॉर्मूला अपनाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ?
ये तो आपको तरीके इंसाफ से पूछना चाहिए। ये तो आपकी प्राइम जमात है, आपकी तो जमात ही मुझे अभी तक कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस नहीं है, जब आएंगी तो आपसे शेयर करूंगा। राइट, थैंक यू सो मच फैसल साहब, थैंक यू अहमद पनसोटा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही एक बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद बात करेंगे जो महंगाई की नई लहर अब से नज़र आ रही है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया गया। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहें। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुज़िश्ता रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा किया गया और 11:30 बजे तकरीबन आके वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब और उनके हमरा मुसद्दिक मलिक साहब ने आके ये अनाउंसमेंट की, आवाम पे फिर एक पेट्रोल का बम गिराया गया, जहाँ पर 15 रुपये पेट्रोल की कीमतों में मज़ीद इजाफा कर दिया और तकरीबन ये 90 रुपये तक का इजाफा ये जब से ये आए हैं तब से हम देख रहे हैं कि ये कलेक्टिवली 90 रुपीज़ तक का ऑलमोस्ट 100 के करीब अब ये जा रहा है। ये इजाफा ये आम आदमी पे किस हद तक बोझ क्रिएट करेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन नंबर्स जो आज रिलीज़ हुए हैं उसमें बताया जा रहा है कि CPI जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है दैट इज़ एट 21.3%, 21.3% पे। हमारे साथ इस वक्त हमें आई एम वेरी ऑनर्ड हमें ज्वाइन करें असद अली शाह साहब, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट एंड ही इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही इज़ बिन द फॉर्मर एडवाइज़र टू फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सिंध। सर अस्सलाम वालेकुम असद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम अलीना। असद साहब, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट। असद साहब, सबसे पहले तो सवाल मेरा इसी महंगाई से मुताल्लिक है कि इस हुकूमत ने आके बड़े मुश्किल हालात में जो ये चार्ज लिया है और ख़ुद ही इसको ऑप्ट किया है और फिर ये कोशिश कर रहे हैं कि जी अब कहते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने से बचा लिया गया है, पाकिस्तान अब डिफ़ॉल्ट नहीं एटलीस्ट हो सकेगा, वो ख़तरा टल गया है और ये महंगाई की एक जो वेव है ये नज़र आएगी बिकॉज अब ये प्राइसेस को फेज़ वाइज बढ़ाते रहेंगे, चाहे वो बिजली की कीमतों हो, पेट्रोल की कीमतों हो, गैस की कीमतें हो। आप इसका इम्पैक्ट कैसे देख रहे हैं सर? आज भी जो इन्फ्लेशन के नंबर्स आए 21.3% पे इन्फ्लेशन जा चुकी है। जी इम्पैक्ट तो बिल्कुल आपने सही कहा, इन्फ्लेशन 21-22% पे है, ये 25-30% तक इन्फ्लेशन जा सकता है। वी आर ऑलरेडी वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन आई थिंक इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। लेकिन लीना ये भी है कि ये इन्फ्लेशन जो है इस वक्त पूरी दुनिया में ही है और पाकिस्तान तो जाहिर है बहुत ज्यादा वल्नरेबल है ऑलरेडी, क्योंकि हम IMF प्रोग्राम में थे और IMF प्रोग्राम में होते हुए, और IMF प्रोग्राम में वही मुल्क होते हैं जो कि लिटरली जिनका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है और जो उनके पास डेट सर्विसिंग के लिए पैसे नहीं होते, डॉलर्स नहीं होते, फॉरेन एक्सचेंज नहीं होती, तो फिर काफी सख्त प्रोग्राम होता है, अपने आप को मैनेज करना होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी जो भी कंडीशनैलिटीज थी वो हम पिछले 1-1.5 साल से कंटिन्यूसली वायलेट करते रहे। तो प्रीवियस गवर्नमेंट ने बजाय इसके कि उनसे एग्रीमेंट था कि कोई सब्सिडी नहीं देंगे इसमें पेट्रोल प्राइसेस पे, उन्होंने पेट्रोल प्राइस फ्रीज कर दी और उससे जाहिर है और वल्नरेबल हो गए, डिफॉल्ट का खतरा जाहिर है हो गया। और फिर ये 4-5 महीने बहुत ही अनसर्टन टाइम रहा है और फिर ये हुकूमत आई तो इनके लिए भी बड़ा मुश्किल था और इन्होंने भी डिले किया, तो ये 4 महीने में ठीक ठाक 250-300 बिलियन रुपीस की तो सब्सिडी उसमें आ गई। तो अब इनके पास कोई चारा नहीं है, अब या तो श्रीलंकन सिचुएशन हो जाएगी कि फ्यूल मिलेगा ही नहीं आपको, या फिर आप महंगा खरीद लें। तो चॉइस तो यही है ना, और कोई चॉइस नहीं है पाकिस्तान में। राइट, बट असद साहब आप इसका मतलब हर 3 साल में पाकिस्तान को IMF की तरफ जाना पड़ता है, इसकी आप इसका एक रूट कॉज क्या देख रहे हैं? बिकॉज सियासी हुकूमतें आती हैं एक दूसरे पर वो ब्लेम गेम में लगी रहती हैं, लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान की इकोनॉमी को चलाने के लिए हमें बैरूनी कर्जों पर हमारा इन्हिसार जारी रहता है। सो वजह क्या समझते हैं कि हर दफ़ा हमें IMF को, और ना चाहते हुए भी बड़े बड़े बयानात हैं कि नहीं जाएंगे IMF के पास, लेकिन फिर भी जाना पड़ता है? जी वजह वही है कि हम जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अनफॉर्चुनेटली वो नेपोलियन ने एक कहा था, उसने कहा था सक्सेस इन पॉलिटिक्स मीन प्रॉमिस एवरीथिंग डिलीवर नथिंग। तो वही चीज हो रही है पाकिस्तान में कि जब अपोजिशन में होते हैं वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, कोई थिंकिंग नहीं करते, और लेकिन जब गवर्नमेंट में आते हैं फिर वही काम करते हैं। और आपको लगता है होमवर्क नहीं किया हुआ होता? जी
होमवर्क नहीं किया हुआ होता हुकूमतों ने। होमवर्क कोई नहीं किया होता, किसी भी पार्टी में कोई थिंक टैंक नहीं है। वही आप देखें कि जो यूजुअल सस्पेक्ट्स जो हैं सारी वही इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल होती है, वही घूम फिर के जो है ना वजीर आ जाते हैं। अब पीपल्स पार्टी के जमाने में पहले शौकत तरीन साहब वजीर खजाना थे, उसके बाद फिर हफीज शेख आए, पीटीआई आई तो उन्होंने जब असद उमर नहीं चले तो पहले हफीज शेख को लगाया और फिर वो रिवर्स कर दिया, ऑर्डर जो है फिर शौकत तरीन को ले आए। तो यहाँ पर इनके पास जो है वो डार साहब हैं, तो वो ये सब ट्राइड एंड टेस्टेड है। 30 साल से वही चीज हो रही है पाकिस्तान में। और मसला जो है असल पाकिस्तान का यही है, सिंपल है, मसला बड़ा सिंपल है कि हम खर्चा बहुत है हमारा सरकार का, गवर्नमेंट का, और उसकी डिलीवरी कोई भी नहीं है। हमारा जो एक्सपेंडिचर टू जीडीपी रेशो है वो तकरीबन 22% है। अब हम कंपेयर करते हैं बांग्लादेश से, क्योंकि बांग्लादेश 50 साल पहले जब हमारे पाकिस्तान के का पार्ट था तो 50% यहाँ की जीडीपी उनसे ज्यादा थी, वो बहुत ही गुर्बत में मुब्तला थे। बिल्कुल। लेकिन अब उनका 50% जीडीपी हमसे बेहतर हो गया है। उनकी इकोनॉमी, उनकी जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो हमसे बहुत बेहतर हो गई है। वजह क्या है? बड़ी वजह यह है कि हमारी 22% है पब्लिक सेक्टर एक्सपेंडिचर टू जीडीपी रेशो, उनका 14-15% है। टैक्स टू जीडीपी रेशो जो है ना, जो हमारी रेवेन्यू है वो मोरलेस वही है टू जीडीपी। तो इसलिए हम 8% डेफिसिट जो है हमारा 30-35 साल से चल रहा है। तो उस वजह से जो है वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज्यादा है। फिर हम टैक्स करते हैं लोगों को, टैक्स रेट ज्यादा है, तो फॉर्मल सेक्टर में और ज्यादा टैक्स इवेजन होती है, तो टैक्स कलेक्शन भी नहीं बढ़ती, और हम अपना खर्चा कम करने के लिए तैयार नहीं है। तो और हमारे जो डिलीवरी है गवर्नमेंट की, वहां पर आप देखें उनकी 95-97% स्कूल एनरोलमेंट हो गई है। वहां पर लिटरेसी रेट जो है 77-80% हो गया है, हम वहीं 60% पे खड़े हैं। बिल्कुल। वहां पर फीमेल पार्टिसिपेशन जो है वर्क फोर्स की बहुत ज्यादा है। तो ये सिंपल फैक्टर्स हैं। उन्होंने हमारी गवर्नमेंट्स बहुत ज्यादा है, हम उसको ठीक नहीं करते, खर्चा ठीक नहीं करते, कम नहीं करते, और टैक्स पे टैक्स लगाते जाते हैं। राइट। और असद साहब, कतर कलामी की माफी, लेकिन आप समझते हैं कि ये सब चीजें हम कर सकते हैं और हम मतलब एट पार आ सकते हैं दीगर रीजनल कंट्रीज के, या बेहतर उनसे कर सकते हैं परफॉर्म, लेकिन हमारे पास विल नहीं है, हम करना या तो करना नहीं चाह रहे। जी बिल्कुल, विल नहीं है। हम कर सकते हैं। हम देखें ना हमारे कोई 32-33 लाख एम्प्लॉइज हैं हमारी गवर्नमेंट में। बांग्लादेश का फायदा ये है कि उनके यहाँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स नहीं है, हमारे पास जो है हम कहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट भी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी, फिर लोकल गवर्नमेंट भी करें। तकरीबन 30% एम्प्लॉइज मैं समझता हूँ, या 20% जो है वो तो फेक एम्प्लॉइज हैं हमारे पास जो है, और उनकी तनख्वाहें जो है वो 15% जो है बढ़ाते जाते हैं। असल बात तो ये है, देखें सारी पूरी दुनिया में एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर में होती है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करेंगे, कैपिटल फॉर्मेशन प्राइवेट सेक्टर में होगी, तो फिर एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी आपकी। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ाएंगे तो वो तो वेस्ट होता है, सारा कमीशंस में चला जाता है, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं होते। अभी इस साल भी 2.3 ट्रिलियन रुपीस का जो है ना फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है। बिल्कुल। और ये प्रोजेक्ट्स जो है ना, इसमें बहुत सारे फरमाइशी प्रोग्राम्स होते हैं, वो तकरीबन 7-8 ट्रिलियन रुपीस का थ्रूपुट है, जो कि छोटी छोटी स्कीम्स बना लेते हैं, कभी कंप्लीट नहीं होती, और बहुत सारा जो है आधे पैसे जो है 30-40% कमीशन में चले जाते हैं, राइट सर, रिश्वतों में चले जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। आपके साथ एक फिर नशिस्त जरूर रखेंगे और मजीद भी आपसे जरा ये इकोनॉमी को होने के लिए उनकी क्या रुझान होना चाहिए। मुझे सिर्फ ब्रीफली आप ये बता दीजिए कि ये क्रेडिट जो है वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने क्योंकि सरपास किया अपना रेवेन्यू कलेक्शन टारगेट, इसका क्रेडिट किसको जाना चाहिए? बिकॉज यहाँ पर अब हर चीज के क्रेडिट वसूल करने के लिए हर कोई आ रहा होता है। नहीं, ये तो शौकत तरीन साहब को जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 6% ग्रोथ और बहुत ज्यादा एक्सपेंशनरी पॉलिसीज कर दी,
जबकि इतना इन्फ्लेशन था जिसको आईएमएफ ने बहुत क्रिटिसाइज, तो बैंकरप्ट हो गया मुल्क। 6% ग्रोथ तो कर ली और वो सारा इंपोर्ट बेस्ड था। तो हमारी सारी जो टैक्स रेवेन्यू है वो इंपोर्ट और ट्रांजैक्शन बेस्ड है। तो इंपोर्ट पे रेवेन्यू आ गया, किसी की